हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म इज़ाइल एकेडमी। दिस इज योर रोहित सर। आज हम लोग बायोलॉजी क्लास 12 का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है oogenesis। तो चलिए ये वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। oogenesis में सबसे पहले तो हम समझेंगे कि oogenesis का मतलब क्या होता है। oogenesis में का मतलब होता है ओवम और जेनेसिस का मतलब होता है बर्थ, यानी कि ओवम का बनना। ठीक है, क्या है कह रहा है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम, यानी ओवम का बनना थ्रू मियोसिस सेल डिवीजन, यानी मियोसिस सेल डिवीजन करके फ्रॉम जर्म सेल। हमने तो जर्म सेल पढ़ा था स्पर्मेटोजेनेसिस में, लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म बनाने वाले जर्म सेल को हम लोग स्पर्मेटोगोनिया या स्पर्मेटोगोनियल सेल कह रहे थे, और oogenesis में हम उसे oogonia कहते हैं। प्रेजेंट इन द ओवरी ऑफ द फीमेल, जो कि फीमेल के ओवरी में मौजूद होता है, यानी फीमेल के ओवरी में oogonia सेल से आपका म्यूटिक डिवीजन करके क्या बनना, ओवम का बनना ही oogenesis कहलाता है। इट स्टार्ट ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ। यह आप ध्यान समझिएगा, एम्ब्रियोनिक लाइफ क्या कर रहा है। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि अगर पूछा जाए कि ओवम स्पर्म का फॉर्मेशन कब शुरू होता है तो आप कहते हैं प्यूबर्टी में, तो दोनों के लिए सही नहीं है। मेल में स्पर्म बनता है ड्यूरिंग द प्यूबर्टी, यानी कि जब प्यूबर्टी उनमें टीनेज आ जाता है तब, लेकिन फीमेल में ओवम बनना शुरू हो जाता है जब वो मां के गर्भ में पल रही होती हैं तब से। यानी कि फीमेल बॉडी जब मां के गर्भ में रहती है तो वहीं से वो एम्ब्रियोनिक स्टेज से ही उनके शरीर के अंदर में आपका ये ओवम बनना शुरू हो जाता है। तो चलिए ये स्टेप को हम लोग समझते हैं। स्टेप क्या हो जाएगा, जैसे इसमें स्टेप हो जाएगा यानी जन्म से पहले का, फिर एक जन्म लेने से 12 साल यानी 11-12 साल की उम्र तक, फिर एक प्यूबर्टी में, यानी 3 अलग अलग अवस्थाओं में कंप्लीट होता है। तो चलिए हम लोग स्टेज को समझते हैं। ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट मैनी oogonia आर फॉर्म्ड, यानी बहुत सारे oogonia क्या होते हैं, बनते हैं। कब, जब वो मदर बॉडी के अंदर में होती है तब। ठीक है, oogonia स्टार्ट्स माइटोसिस डिवीजन टू फॉर्म प्राइमरी oocyte। These are covered within granulosa cell layer called primary follicle, यानी कि मां के गर्भ में पल रहे होते ही, ठीक है, वो जो oogonia है वो क्या करते हैं, बहुत सारे प्राइमरी oocyte बनाते हैं माइटोसिस डिवीजन करके, और माइटोसिस डिवीजन के बाद जो बहुत सारे जो प्राइमरी oogonia बनते हैं उसके ऊपर में, यानी कि उन oocytes के ऊपर में एक स्पेशल सेल का लेयर पाया जाता है जिसे हम कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, कर मैनी प्राइमरी फॉलिकल डिजेनरेटेड ड्यूरिंग फेज फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी, यानी कि प्राइमरी oocyte जिसके ऊपर में प्राइमरी फॉलिकल होता है तो इसी के साथ में उनका जन्म होता है, और जन्म होने के बाद लगभग 10 से 12 साल तक, ठीक है, जो oocytes होते हैं जिनके ऊपर में प्राइमरी फॉलिकल पाया जा रहा हो, धीरे धीरे क्या होते हैं, बहुत सारे डिजेनरेट हो जाते हैं। ठीक, तो वो जो डिजेनरेट हो जाते हैं प्यूबर्टी तक पहुंचते पहुंचते तो कुछ प्राइमरी oocyte बचते होंगे, लगभग 60 से 70 या 60 से 80 हजार, बस वीडियो में हम आगे देखेंगे। ठीक ना, प्राइमरी फॉलिकल सराउंडेड बाय मोर लेयर कॉल्ड सेकेंडरी फॉलिकल। जब उनका जन्म होता है, मतलब जब 10 से 12 साल गुजार लेते हैं समय, और जब प्यूबर्टी में पहुंचने वाले होते हैं तो वो जो आपका प्राइमरी oocyte होता है उसके ऊपर में आपका एक सिंगल लेयर था जिसे हम कह रहे थे आपका प्राइमरी फॉलिकल। इसके बाद इसके ऊपर में एक और लेयर बन जाता है जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल ट्रांसफॉर्म इनटू टर्शियरी फॉलिकल, ये इसके ऊपर में एक और लेयर तैयार हो जाता है जिसे हम कहते हैं टर्शियरी फॉलिकल इज कैरेक्टराइज्ड बाय एंट्रम, जिसे हम एंट्रम के नाम से भी जानते हैं। बाद में क्या होगा, तीनों के तीनों लेयर यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी फॉलिकल, फॉलिकल क्या है, आपका oocyte का लेयर है, वो फ्यूज कर जाएंगे। कर आफ्टर फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन सेकेंडरी oocyte आर फॉर्म्ड, जब पहला म्यूटिक डिवीजन होता है तो सेकेंडरी oocyte बनता है। कब बनता है, बर्थ की बात की वो बात हो रही है, यानी कि जब प्यूबर्टी में पहुंच जाता है तब। कर टर्शियरी फॉलिकल फर्दर चेंज इनटू ग्राफियन फॉलिकल। अब देखिए समझिए बात को, ये आपका सेकेंडरी oocyte बन गया, इसके ऊपर में कितने लेयर, 3 लेयर, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, मतलब वो चेंज करते जाता है। फिर बाद में कंबाइन होने के बाद वो क्या बनाता है, कौन सा लेयर बनाता है, ग्राफियन फॉलिकल बनाता है। और सबसे लास्ट पॉइंट यानी छठा पॉइंट, ये ग्राफियन फॉलिकल क्या होगा, बाहर में इसे टूटेगा और इसके अंदर से ये जो ओवम है सेकेंडरी oocyte
डेवलप होकर बाहर निकल जाएगा। तो कह रहा है ग्राफियन फॉलिकल रप्चर टू रिलीज ओवम बाय द ओवुलेशन प्रोसेस, यानी कि ओवम क्या हो जाएगा, बाहर रिलीज हो जाएगा, जो बाहर के जो ग्राफियन फॉलिकल्स वो बच जाएंगे। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स oogenesis के, जिसका शॉर्ट समरी टाइप का देखेंगे हम लोग। यह स्टार्ट होता है एम्ब्रियोनिक लाइफ, यानी कि जब कोई मदर बॉडी है, वो माँ के गर्भ में अगर वो शिशु पल रहा है और वो लड़की है, ठीक है, तो उसके अंदर में एम्ब्रियोनिक लाइफ से ही oogenesis शुरू हो जाती है। करा कपल्स ऑफ मिलियन oogenesis प्रेजेंट एट एम्ब्रियोनिक लाइफ, नो मोर एडेड आफ्टर बर्थ, यानी कि जितना प्राइमरी oocyte बना, जितना बना उतना ही कि उतना ही रह जाएगा। जन्म के बाद फीमेल के बॉडी में कोई नया प्राइमरी oocyte नहीं बनता है। ठीक, जैसे ऊगोनिया माइटोसिस डिवीजन करके प्राइमरी oocyte बना लिया, ये बर्थ से पहले की बात है। जब बर्थ हो गया 10 से 12 साल उसने गुजार ली, तो मियोसिस फर्स्ट करेगा, फिर मियोसिस सेकेंड करेगा, ठीक है, और लास्ट में फाइनली क्या रिलीज करेगा, ओवम रिलीज करेगा। ठीक है, फिर कह रहा है तो इसमें भी एम्ब्रियोनिक लाइफ में कब वो करता है भाई, तो जो प्राइमरी oocyte है वो मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट में ही रुक जाता है। आप इसको सेल डिवीजन में आप पढ़े होंगे क्लास 11th की जो चैप्टर नंबर 10 है सेल साइकिल सेल डिवीजन, उसमें आपने पढ़ा होगा कि मियोसिस जो होता है वो 2 डिवीजन, मियोसिस फर्स्ट मियोसिस सेकेंड में आपका कंप्लीट होता है। मियोसिस फर्स्ट का जो प्रोफेज फर्स्ट होता है वहीं तक ये रुक जाता है, कब, जब ये चाइल्ड बर्थ होता है उसके पहले तक। ठीक, फिर मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होता है प्यूबर्टी के समय, प्यूबर्टी के समय जब वो टीनेज में पहुंच जाता है तब। और सेकेंडरी oocyte मियोसिस सेकेंड स्टार्ट करता है सेकेंडरी oocyte बनने के बाद, और सेकेंड मियोसिस करने के बाद वो क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल्स से रप्चर होकर आपका ओवम बाहर आ जाता है। तो ये भी आप याद रखेंगे। लास्ट में देखते हैं हम रोल ऑफ हार्मोन्स। तो जैसा हमने स्पर्मेटोजेनेसिस में हार्मोन्स का रोल देखा था, वैसा हम लोग इसमें भी देखेंगे। करा oogenesis रेगुलेटेड बाय कोऑर्डिनेटेड एक्शन ऑफ सेवरल हार्मोन्स, यानी कुछ है इसमें हार्मोन्स एक्शन करते हैं। कौन कौन भाई, GnRH, FSH और LH। ये बहुत बार बोर्ड्स में क्वेश्चन इससे आते हैं, ठीक है, कि LH और FSH का फंक्शन बताइए गैमेट फॉर्मेशन में, तो ये फंक्शन वही रहा। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का सेम वही काम है, जो मेल में काम था वही फीमेल में काम था। क्या काम था भाई, स्टिमुलेट द पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज FSH एंड LH, यानी कि जब तक ये GnRH एक्टिव नहीं होगा तब तक FSH और LH हार्मोन रिलीज नहीं होंगे। FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या होते हैं कि फिर से वही काम करेगा, यानी रिलीज फ्रॉम द इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, स्टिमुलेट द ग्रोथ एंड मैच्योरेशन ऑफ ओवरियन फॉलिकल्स, हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द ओवम इनसाइड द फॉलिकल्स। कुछ करता ज्यादा नहीं है, बस फॉलिकल्स को डेवलप करता है। जो ओवम मैंने बनाया था ओवम, और इस ओवम के ऊपर में जो बहुत सारे लेयर्स पाए जा रहे थे, जिसे हम ग्राफियन फॉलिकल्स लास्ट में बोलते हैं, जो कि डेवलप होने के बाद बनता है, तो उसको बनाने में आपका कौन मदद करता है, FSH हेल्प करता है, और साथ में अंदर में आपके ओवम को भी डेवलप करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH, यह रिलीज होता है इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, causes ovulation and release and maturation of ovum from the ovary। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हेल्प करता है क्या करने में, ओवम को रिलीज करने में, ओवुलेशन में, ठीक है, स्टिमुलेट फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम आफ्टर ओवुलेशन। अब वो जो ग्राफियन फॉलिकल्स आपका बच गया था, यानी कि ये जो रप्चर्ड होता है टूटने के बाद ये जो बाहर निकल जाता है आपका, ठीक है, ये जो ओवम जो बाहर निकल जाता है, तो ये जो ग्राफियन फॉलिकल बच जाते हैं ये ट्रांसफॉर्म कर जाते हैं किसमें, कॉर्पस ल्यूटियम में। और कॉर्पस ल्यूटियम बाद में जाने के बाद एक हार्मोन रिलीज करता है जिससे हम कहते हैं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो ये आपका कंप्लीट प्रोसेस था oogenesis का। इस वीडियो को देखने के बाद आप oogenesis को फिर दोबारा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।